अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर लेके आए हैं और वो लेक्चर है 20। ये फैलन टर्म के आपके लेक्चर में इंक्लूड होता है। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलें जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल के साथ लिंक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर सुनते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट भी कर दिया कि नाइस, वेलकम, वंडरफुल, इस तरह के कमेंट कर दिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो जो रिक्वायर करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, और लाइक शेयर तो ज़रूर करना, बताओ सब्सक्राइब तो करो और आगे शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि ये इनके लेक्चर सुने और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आज हमने देखना है रिक्स फॉर दिस सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटीज़, ग्राफ्स एंड कोफिशिएंट वेरिएशन। अब इसके बाद मतलब हमने पढ़ना है इसका मतलब है कि ये तीन टॉपिक बता रहा है। रिक्स ऑफ द मैनेजमेंट सिंगल स्टॉक, प्रोबेबिलिटीज़ ग्राफ दूसरा, कोफिशिएंट तीसरा। ठीक है, तो ये तीन हमने टॉपिक पढ़ने हैं आज इसमें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने रिक्स फॉर स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ना है, सिंगल स्टॉक पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ग्राफ पढ़ना है। अब इसमें नीचे आते हैं हम, अब नीचे आते हैं ये फार्मूला है पॉसिबल आउटकम फ्रॉम कंटिन्यू। पॉसिबल आउटकम को देखते हैं कंटिन्यू सिंगल स्टॉक की तरफ से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वो है साइन है, सैम्बल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आगे ब्रैकेट में आपका आ रही है। ये रिटर्न और इस रिटर्न में बड़ा फ़र्क है दोनों रिटर्न है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब देखें, ये जो ब्रैकेट शुरू करने से पहले ये सिग्मा है, सिग्मा से मैं ब्रैकेट डालनी, ब्रैकेट आ रही है एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब था जो आपको सवाल में गिवन दिया होगा। ठीक है, और ये भी आपका गिवन दिया होगा। देखिए बाज़ को निकालना पड़ जाता है। अब ये क्या है, अब ये देखना, ये वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न है। वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न में से वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं ये वो रेट है, वो इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो एक उस क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न ही हमारा वेटेड एवरेज रिटर्न होता है। कभी बाजू का आता है, कभी कभी वेटेड एवरेज रिटर्न ही एक्सपेक्टेड रिटर्न के तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन अभी इसमें अलग-अलग आना है, ये वेटेड आना है, इसको निकालना पड़ना है और ये आपका रिक्वायर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद रेज की पावर 2 है, मतलब रेज की पावर 2 है, डिवाइड 2 नहीं है, रेज की पावर 2 है, और पीआई प्रोबेबिलिटीज इंडेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको बैक लेके जाना चाहूँगा पिछले चैप्टर में बैक लेना चाहूँगा, ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। इसमें ये देखते हैं, ये देखें। अब इसमें मैंने ये समझाना है कि जो आपने ये क्वेश्चन नंबर दिया है, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने अगली एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के मुताबिक उसने सोल्व किया। अब देखिए, इसमें ये जो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसने दिया हुआ था, मार्केट कंडीशन में प्राइस इंडेक्स हमारा कितना है, पीआई हमारा ये है। ठीक है, अब उसने नीचे दिया होगा कि मतलब एक मिनट ठहर जाए, एक्स प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, ये हमारी प्राइस है और ये हमारे रिटर्न हमने मालूम किए थे हमने। ठीक है, अब ये रिटर्न हमने उसने ROR दिया हुआ है 40%। ये 40% हमने कैसे निकाला, सॉरी ये निकाला हुआ है। ठीक है, ये निकाला हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब ये देखें, ये है ना जो ये रेट है। अब ये एक्सपेक्टेड रेट और रिटर्न कास्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये वो है। ठीक है, आपने इसको लेके जाना, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है हमारी। ठीक है, इसको आगे लेके जाना, ये हमारा देख लेते हैं, इस सवाल को आगे कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इस सवाल को आगे करने के लिए देखते हैं। अब इस सवाल को, पिछले सवाल को, चैप्टर को, बुक को पास रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं बैक नहीं जाऊंगा बार बार। ठीक है, अब आ रही मतलब 40, मतलब ये जो 40 है -10 है, ये 10 जो RR निकाला हुआ है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाला, वेटेड एवरेज, और ये जो 40 है आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है, मतलब RI प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपका जो प्रोबेबिलिटी का आपके तौर पर लिखा हुआ है। फिर मैं आपको पीछे लेके चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला। अब देखो, उसने ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला हुआ है। ठीक है, ये 40%, 10%, 20%। ठीक है, एक ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, सही है, ये आपको समझ लगी। ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, ये रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है,
वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल आई रिटर्न, ठीक है, सही है। तो इसको आपने इसको लेना है PIPR, ठीक है, इसको इसने आपने लेना है, ठीक है। आगे चले जाते हैं। एक ये रेट है, सॉरी एक ये रेट है और एक ये आपने ये निकाला है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन हाँ, रेट ऑफ रिटर्न को वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, लेकिन आपने ये तरीका कुछ हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी के तरीके से निकला है और ये एक तरीका अलग तरीके से है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये 40% वही है जो ऊपर दिया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट आर मतलब वन का ना, मतलब तीन तीन दिए हुए हैं, मतलब तीन दिए हुए हैं टी बिल, जो उसके तीन इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं उसने प्रोजेक्ट, वो है 40-10 को मैनेज कर देना, इसके पावर 2 कर देना है, ठीक है, और मल्टीपल प्रोबेबिलिटी से कर देना है, ठीक है, आपने ये वाला, ठीक है। और उसके बाद प्लस कर देना है 10-10 रेज की पावर 2, ठीक है, ये 1 ये रेज की पावर 2 है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी से कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस -20 -10 कर देना है, रेज की पावर 2 रेज की मल्टीप्लाई 3 कर देना है, और डिवाइड बाय 0.5 कर देना है, ठीक है, सही, 0.5 दे के 0.5 कर देना, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, ठीक है, अब इसको सारे हल करेंगे तो ये आएगा, और 0.5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको सॉरी ये वेरिएशन का 0.5 उसने बताया हुआ है, ये जवाब नहीं आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टैंडर्ड एविएशन को, देखते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड एविएशन क्या होती है। उसका एग्जांपल दी हुई है, एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड एविएशन। अब उसने ये कहा हुआ है कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एविएशन की द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द कैलकुलेशन द 6 पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये 6.25 है उसका, इसे एग्जांपल दिया प्रोबेबिलिटी जो उसने सिस्टमैटिक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब रिटर्न विल बी मतलब स्टैंडर्ड एविएशन एक मरतबा लेस कर देना है, एक मरतबा जमा कर देना है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन्स, देखो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना है 10%। अब इस फॉर एग्जांपल उसने दिया, उसमें एक प्लस कर देना है, एक माइनस कर देना। अब 10 को प्लस करेंगे उसमें 20 मतलब 10 में, अच्छा 10 में प्लस कर देंगे 23 में बन जाएगा, तो ये 33.3 बन जाएगा। एक में से माइनस कर देंगे तो ये दोनों पे, इसमें से माइनस करेंगे, एक में माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 30.23, और एक में जमा करेंगे तो 33.3 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल दी है, बाकी वही है। आगे चलते हैं, आपको वही ऑप्शन में लगी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, वो एग्जांपल ही दी हुई है, नीचे एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस लेक्चर को पढ़ते हैं, इस लेक्चर पर पढ़ते हैं आगे। अब एग्जांपल को देखते हैं। उसने कहा कि मतलब ये रिक्स है डेरिवेशन का, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, स्टॉक ए है, स्टॉक ये है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, टी बिल का ये है और ये है, और ये इसका ये है और इसका ये है। अब देखें इसमें ये देखना है कि आपने देखना ये है कि फॉर एग्जांपल है, अब आपने ये सोचा इसका रिक्स इतना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, ठीक है, इसका रिक्स इतना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, इतना इसका रिक्स इतना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। आप सोचेंगे कि इसको हम इसको गेन करते हैं, नहीं, आपने पता क्या देखना, ये देखिए इसका रिक्स 5 है लेकिन रिटर्न इसका कितना है 10% है, इसका रिक्स 33 पॉइंट इतना है, इसका रिक्स 30 है, तो इस आपने रिक्स कम देखना है और रिटर्न देखना है 10%। ये भी 10 दे रहा है, ये भी 10 में भी ये 30 दे रहा है, लेकिन इसका रिक्स भी तो 30 है ना, लेकिन ये 5% ले रहा है रिक्स है, तो 10% रिटर्न दे रहा है, रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। बस इक्वल की बात करें ना, बस इसका रिक्स ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है, तो रिक्स ज़्यादा है, रिटर्न कम है, इसका भी रिक्स ज़्यादा लेकिन रिटर्न भी इक्वल है, लेकिन इसका रिक्स ज़्यादा है, कम है, और रिटर्न ज़्यादा है, तो हम टी बिल को ज़्यादा चुनेंगे क्योंकि टी बिल इज़ प्रेफरेबल है, इसका रिक्स कम है, रिटर्न ज़्यादा। ये सारी बातें इसने नीचे नीचे ये सारी बताई हुई हैं। देखो टी बिल लेजी रिक्स में उसने बताया वैसे लो स्टैंडर्ड वेशन 5%, प्रोजेक्ट हाईएस्ट रिटर्न है 30%। उसने कहा कि देखो उसने ये 30% रिटर्न बताया तो है, लेकिन उसका रिक्स भी तो देखना कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा उसने बताया। उसने ये भी बताया हुआ है कि आगे मतलब अगर इफ़ यू कम इन्वेस्टमेंट दी हैव द रिटर्न ऑफ द टी बिल हैव लेस लिखी टी बिल हायर इन्वेस्टमेंट देन स्टॉक ए, मतलब ये स्टॉक ए से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मतलब है तो बराबर है लेकिन रिटर्न ज़्यादा रिस्क कम है, ठीक है। rather than the identical 10%, बट द टी बिल इज द सी और प्रोजेक्ट सी, मतलब अब ये प्रोजेक्ट टी और सी में मुकाबला हो रहा है, क्यों इसको सुने, इज लेक्स रिस्क की बट प्रोजेक्ट सी कंपैरिजन हायर रिटर्न। उसका मतलब है कि टी बिल ज़्यादा कम रिस्क है लेकिन उसका प्रोजेक्ट सी का रिटर्न ज़्यादा है, वो ये कह रहा है बस। लेकिन हमने प्रोजेक्ट बी को ही चुना है क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा है
और रिस्क कम है। ठीक है, आज आज आपने ये समझा होगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कोफिशिएंट वेरिएंस। ठीक है, अब कोफिशिएंट वेरिएंस का मतलब होता है कास रिस्क पर यूनिट को कैलकुलेट करना। रिस्क पर यूनिट को कैलकुलेट करना होता है, रिस्क पर यूनिट को कैलकुलेट करना। और आपने वो बताता है रिस्क पर यूनिट बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आपने पर यूनिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे देखनी। कोफिशिएंट वेरिएशन का मतलब, कोफिशिएंट वेरिएशन का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, और ये हमेशा कास्ट पर यूनिट को करता है वो। ठीक है, उसके बाद कास्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कर रिस्क को रिटर्न को कैलकुलेट करता है, और इसमें ये देता है कि कास्ट पर यूनिट आपकी रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है। ठीक है, वो ये बताता है आपका। सही है, उसके बाद कोफिशिएंट वेरिएंस बहुत प्रोजेक्ट के लिए होता है। देखो ये एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट बिल टी बिल के लिए 5 है, उसका रिस्क रिटर्न रिस्क और रिटर्न उसका 10% है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5। अब देखें कोफिशिएंट बी के लिए हमारा क्या है, 30% रिस्क है, तो ये आएगा हमारा 1%, तो इसका रिस्क है। तो टी बिल इज कैरी लो रिस्क पर यूनिट रिटर्न। मतलब अब ये आप देख लेना कि पर यूनिट किसका कम आ रहा है। सॉरी, ये आगे चला गया। देखें आगे देखें जैसे कोफिशिएंट वेरिएंस, सॉरी एक फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूला देखते हैं। सही है, फार्मूला देखते हैं। देखो ये अब एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं हम। ठीक है, किसका लो है, इसका लो है 0.5, क्योंकि इसका देखो इसका रिटर्न ज़्यादा आ रहा था, रिटर्न ज़्यादा 30, लेकिन रिस्क भी 30 था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ रहा है, इसका 0.5 आ रहा है, इसलिए रिस्क इसका कम है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, रिक्स वर्सल क्या होता है, रिक्स रिवर्सल जो होता है एग्जम्पशन लेते हैं जो रिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब है नो रिक्स, अपने आप को डेंजर नहीं समझते, कर दो ये रिटर्न भी। ये वो है 30% रिक्स और 30% रिटर्न, मतलब इस हिसाब से वो इसको सी को चुनेंगे। ठीक है, उसका ठीक है यह लगा दो, मतलब जैसे एक लगता है, लेकिन वो इसको चुनेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना प्रोजेक्ट सी विच एज इन्वेस्टर एग्रीड बाय द ऑफरिंग एब्सर्व रिटर्न ऑफ द 10% पर 40%। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि 10% भी मिलेगा और 30% को ही आप देखें, 10% में ऐड ना करें, कन्फ्यूजन आए। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी हाई रिटर्न मिलेगा, रिस्क वर्सल वाले ये सोचते हैं। लेकिन कौन सी फर्स्ट शेयर पर प्राइस हायर रिस्क ऑफ द शेयर हायर रेट ऑफ द रिटर्न, मतलब उसका क्या मतलब, अगर शेयर में ज़्यादा रिस्क है उसका रिटर्न भी हायर होगा, एंड दी लो रिस्क लोअर इज इट मार्केट में लोअर होगा। वैसे ये रिस्क वर्सल्स होते हैं। आज का लेक्चर यही था। आई होप सो आपको लेक्चर की मेरी समझ लगी होगी। तो मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और दूसरों को भी आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।